सुना आपने? सोसाइटी में 2 टाइम का खाना बनाने का काम वाली 5,000 मांग रही है। और खाना भी इतना बेकार कि खाने के बाद मन दुखी हो जाता है। इनके हाथों का बना हुआ खाना खाकर मेरा चेहरा और मेरी सेहत खराब होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। रश्मि अपने पति विवेक से कहती है। विवेक बोला, अब कर भी क्या सकते हैं। तुम्हें खाना बनाने में कोई रुचि नहीं है तो बाहर से मंगा कर खाओ या काम वाली से खाना बनवाओ। और कोई उपाय है? पति देव, छोड़ो इन बातों को। आप ये बताओ, आपको किसके हाथों का खाना पसंद था? रश्मि ने पूछा। विवेक बोला, मुझे मेरी माँ के हाथों का खाना आज भी याद है। क्या स्वाद था उनके हाथों में। लौकी की सब्जी जो लोग खाना पसंद नहीं करते, वही साधारण सी लौकी अगर माँ बना देती थी तो हम सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। रश्मि बोली, ये बात तो आपने सही कही। मैंने भी मम्मी जी के हाथों का बना हुआ खाना खाया है, बहुत स्वादिष्ट था। आपको आपकी माँ की याद नहीं आती या उनके हाथों के बने हुए खाने का स्वाद लेने का अब मन नहीं करता क्या? ये कैसी बातें कर रही हो रश्मि? माँ की याद किसको नहीं आती? पर अब कर क्या सकते हैं, माँ की उम्र हो गई है, अब उनसे ये सब कहाँ हो पाता होगा। जब तक दीदी थी पूरा घर भरा रहता था। दीदी की शादी के बाद कुछ साल मैं माँ के साथ रहा, फिर पढ़ने के लिए बाहर आया और नौकरी लग गई। उसके बाद मैं घर में रहा कहाँ। रश्मि के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसने कहा, आपको मम्मी पापा की चिंता नहीं होती? वो दोनों वहां अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करते होंगे। हमारा भी उनके प्रति कुछ फर्ज बनता है। अब क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा वहां रहते हैं, एक दूसरे के बिना इस उम्र में वे अलग रह भी नहीं सकते। विवेक बोला। रश्मि बोली, हम उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते और उनको अलग क्यों करेंगे। ऐसा करते हैं, मम्मी पापा को यहाँ बुला लेते हैं। आपको माँ के हाथ का खाना भी मिल जाएगा और हमारा घर भी भरा भरा रहेगा। यहाँ सिर्फ हम दोनों रहते हैं, वो लोग साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। विवेक बोला, तुम कितनी अच्छी हो जो मेरे माता पिता के बारे में इतना सोच रही हो। एक बार माँ से पूछ कर देखना, अगर वो लोग मान गए तो मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा। रश्मि ने अगले ही दिन अपनी माँ को इस योजना के बारे में बताया। उसकी माँ बोली, ये तुमने अच्छा काम किया बेटा। तुम्हारी सास घर में रहेगी तो तुम फ्री होकर रह पाओगी। तुम्हें याद ही होगा, तुम्हारी दादी घर का सब काम संभालती थी। मैं बस उन्हें कह देती थी कि मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। दोनों माँ बेटी ने योजना बनाई और रश्मि ने उस पर अमल किया। अगले दिन रविवार था। विवेक कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गया था। रश्मि ने अपनी सास विमला जी को फोन किया। विमला जी ने बेटे बहू का हालचाल पूछा तो रश्मि बोली, अब क्या बताऊं मम्मी जी, काम वाली के हाथ का खाना खा खाकर इनकी तो तबीयत ही हर समय खराब रहती है। मैं भी क्या कर सकती हूँ। एक तो काम वाली इतने पैसे लेती है, ऊपर से खाना भी बेकार बनाती है। हमारी तो आधी सैलरी दवाइयों में ही चली जाती है। बेटे की तबीयत सुनकर विमला जी बहुत चिंतित हुई और अपने पति कैलाश बाबू को सारी बात बताई। कैलाश बाबू बोले, भावनाओं में आकर कोई कदम मत उठाओ विमला। तुम्हारा बेटा अब कोई छोटा बच्चा नहीं है। नई पीढ़ियों को पुरानी पीढ़ियों के साथ सामंजस्य बैठाने में आजकल बहुत परेशानी हो रही है, पर माँ के दिल को कौन समझाए। अगले दिन विमला जी की बेटी नेहा का फोन आया। विमला जी ने उसे सारी बात बताई। नेहा बोली, माँ, मैं भाभी के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ, पर मैं आपको वहां जाने से मना नहीं करूंगी। वो दोनों नौकरी करते हैं तो ये समस्या तो आती ही रहेगी। अब आपकी भी उम्र हो गई है, इतनी भागदौड़ आपके लिए भी अच्छी नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा है तो एक बार जाकर मिल आइए बेटे बहू से। फिर कैलाश बाबू ने 4 दिन बाद की ट्रेन की टिकट करवाई। दोनों दंपत्ति 4 दिन बाद बेटे बहू के पास पहुंचे। उस रोज तो रश्मि ने कामवाली से उनके लिए खाना बनवाया और जानबूझकर उसमें तेल और मसाला ज्यादा डाला, जिसे खाते ही विमला जी बोली, अब बस, कल से तुम लोग ये खाना नहीं खाओगे, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। रश्मि को मौका मिल गया। उसने तुरंत खाना बनाने वाली को काम से निकाल दिया, बस सब्जी काटने के लिए काम वाली को रखा। अब रोज विमला जी सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थी और रश्मि अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त आराम करती थी। समय ऐसे ही बीत रहा था। उन्हें बेटे बहू के यहाँ आए करीबन 20-25 दिन हो गए थे। एक रोज कैलाश बाबू बोले, विमला, मेरे लिए चाय बना दो। रश्मि बोली, पापा जी, मम्मी जी हमारे लिए टिफिन बना रही है,
आप थोड़ी देर बाद चाय पी लीजिएगा। कैलाश बाबू बोले, बहू, तुम्हारी सास रसोई में काम कर रही है तो तुम मेरे लिए चाय बना दो। अगर खाना बनाना सीखोगी नहीं तो कल को अपने बच्चों को कैसे खिलाओगी? तुम्हारे हाथों के खाने के स्वाद को वो तरस जाएंगे। रश्मि मुंह बनाकर बोली, पापा जी, मेरे मायके में बहुत सारे रसोइये हैं। मेरी माँ आज तक रसोई में नहीं गई तो मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? इतना कह वो वहां से चली गई। कैलाश बाबू सब देख समझ रहे थे। 1 घंटे बाद जब विमला जी उन्हें चाय देने आई तो वो बोले, विमला, कुछ तो अपनी उम्र का ख्याल करो। बहू को सिखाने की जगह तुम उसकी आदत खराब कर रही हो। कब तक तुम यूं ही बनाकर खिलाती रहोगी? तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है कि तुम मुझे 1 कप चाय वक्त से दे दो। अब तो विवेक की तबीयत भी ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। विमला जी बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में कौन सी माँ थकती है? और मुझे तो खाना बनाना बहुत पसंद है। तभी नेहा का फोन आया। नेहा माँ की आवाज सुनकर बोली, क्या बात है माँ, आप थकी थकी सी लग रही हैं। विमला जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, अभी अभी तुम्हारे भैया भाभी को नाश्ता करवाया और टिफिन बना कर दिया है। तुम्हारे पापा नाराज रहते हैं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती। तुम उनसे बातें करो। कैलाश बाबू ने बेटी को सारी बात बताई। नेहा बोली, पापा, मैं तो माँ से पहले ही बोल रही थी कि रश्मि के स्वभाव से मैं परिचित हूँ। वो बस अपने आराम के लिए आपको वहां बुला रही है। माँ की भला अब कोई उम्र है रसोई में काम करने की? अगर आप लोग बीमार पड़ गए तो सोचिए, वहां माँ की सेवा कौन करेगा? मेरी बात मानिए, विवेक अब बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग वापस चले जाइए। कैलाश बाबू सोच रहे थे, कैसे बेटे से ये कहूं कि अब तुम्हारे घर में हमारा जी नहीं लगता। इसी उधेड़ बुन में थे तब नेहा ने एक रोज रश्मि को फोन किया और कहा, भाभी, माँ के हाथों का खाना खाकर आपको आपकी माँ की याद आ गई होगी। रश्मि मुंह बनाकर बोली, नहीं दीदी, मुझे ऐसे भी रसोइये के हाथ के खाने की आदत है। वो तो आपके भाई को मम्मी के हाथ के खाने की याद आती थी। वैसे मम्मी जी खाना बनाती भी बहुत स्वादिष्ट है, तो उनके खाने का स्वाद किसे याद नहीं रहेगा। नेहा बोली, माँ अच्छा खाना बनाती है, ये कहकर आपने रसोई से पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। पर आपको ये नहीं लगता कि माँ की अब उम्र नहीं रही रसोई में काम करने की? रश्मि बोली, दीदी, हमें उनका ख्याल है, आप चिंता मत कीजिए। भाभी, आप कहती हैं माँ का आपको ख्याल है। अगर माँ का ख्याल रहता तो आप अपनी खाना बनाने वाली को काम से नहीं निकालती। बच्चों को माँ के हाथों के खाने का स्वाद पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ को बुढ़ापे में भी रसोई की जिम्मेदारी सौंप दे। माँ को तकलीफ होगी तो बेटी को तो दर्द होगा ही। नेहा की बात सुनकर रश्मि बहुत नाराज हुई और अपना सारा गुस्सा उसने विवेक पर निकाला। विवेक सब कुछ सुनने के बाद विमला जी के पास गया और बोला, माँ, क्या आपको इस घर में तकलीफ हो रही है? क्योंकि दीदी ने रश्मि को फोन करके बहुत कुछ सुनाया है। विमला जी चुप हो गई। कैलाश बाबू बोले, सोचो बेटा, दूर बैठी बेटी को माँ की तकलीफ दिख गई और यहाँ बहू सास के खाने का स्वाद लेती रही। बस माँ के सूजे हुए घुटने नहीं दिखे, तुम भी बस माँ के खाने का स्वाद लेते रहे। अगर बहू सास का दर्द समझने लगे तो कोई भी बेटी क्यों माँ के लिए बोलेगी? रश्मि बोली, पापा जी, मैंने कितनी बार मम्मी जी से कहा है आप बैठकर खाना बनाइए, पर वो हैं कि सुनती कहाँ है। कैलाश बाबू बोले, देखा बहू, यहाँ भी पहले तुमने अपनी समस्या का समाधान ढूंढा, अपनी सास की तकलीफ नहीं देखी। तुमने सास को सास नहीं बावर्ची समझा है। हमें यहाँ बुलाने का तुम्हारा अभिप्राय क्या था वो तो मैं पहले दिन ही समझ गया था, पर क्या बोलूं, माँ का हृदय बस अपने बच्चे की तकलीफ देखता है। वही विमला को भी दिखा। विवेक चुपचाप सब सुन रहा था। कैलाश बाबू बोले, विवेक, तुम्हें माँ के खाने का स्वाद तो याद रहा, पर माँ की बीमारी याद नहीं रही कि उसे डॉक्टर ने लगातार खड़े रहने से मना किया है। मानता हूँ तुम्हारी माँ अच्छा खाना बनाती है, पर क्या तुमने सोचा कि हम 2 लोगों के लिए भी घर पर हमने खाना बनाने वाली रखी है ताकि तुम्हारी माँ को आराम मिल सके? बेटा, तुम्हारी माँ वही है, पर उसकी शारीरिक क्षमता कम हो चुकी है। तुम जितना अपनी पत्नी का ख्याल रखते हो, मुझे भी तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना ही होगा। तो यही सोचकर कह रहा हूँ, 2 दिन बाद की हमारे जाने की टिकट करवा दो। और वो विमला जी को सहारा देते हुए कमरे में ले गए। रात को विमला जी पति से बोली, एक ही बेटा है हमारा,
आपने इतना कुछ कह दिया बहू बेटे को, कहीं वो नाराज ना हो जाए। कैलाश बाबू बोले, अगर जरा सा भी अपनी माँ का दर्द वो महसूस करेगा तो वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। अब इस मोह माया को छोड़ो। बहुत दिन तुमने अपने हाथों से बनाकर खिला दिया बेटे को, अब अपना ख्याल करो और सो जाओ। 2 दिन बाद विमला जी जाने लगी तो बेटे का चेहरा उदास था, जो कि वाजिब था। कैलाश बाबू बोले, बहू एक बात याद रखना, जब माँ बच्चे को बनाकर निवाला मुंह में देती है तो उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है। लोग पैसे कमा लेते हैं, रिश्ते कमाना भूल जाते हैं। रसोई का काम सीख लो, वरना कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे ये कहेंगे कि आज तक आपने हमें क्या बनाकर खिलाया जो आपके हाथों का स्वाद हम याद रखें। इतना कहकर वो चले गए। उनके जाने के बाद रश्मि को फिर से रसोई के काम के लिए कामवाली रखनी पड़ी। विवेक बोला, इतने दिन माँ यहाँ रही, काश कि तुम उनसे कुछ सीख लेती। रश्मि को एहसास हुआ कि पैसे तो वो कमा रही है, पर 2 टाइम का खाना तक नहीं खा पा रही है। धीरे धीरे उसने रसोई में रुचि लेना शुरू कर दिया। अब वो रात का खाना खुद बनाती थी, जिससे कि दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहे। जब ये बात विमला जी को पता चली, वो बहुत खुश हुई। अब वो फोन करके बहू का हौसला बढ़ाती और कोई ना कोई नई रेसिपी उसे बताती रहती। अब बीच बीच में वो दोनों बेटे बहू से मिलकर आते थे। दोस्तों, मानते हैं माँ के हाथों में जादू होता है, उनके हाथों का स्वाद ताउम्र याद रहता है। पर क्यों स्वार्थ में आकर उसी माँ को हम बावर्ची समझने लगते हैं? बावर्ची के हाथों में वो स्वाद क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो काम समझकर हमारे लिए खाना बनाते हैं। माँ उस खाने में मसाले के साथ अपनी ममता भी मिलाती है, तभी तो वो स्वाद हमारे जहन में रहता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।